गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डाइपोल का एकदम कंक्लूडिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आज कंक्लूड हो जाएगा डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? शब्द में ही छुपा है कि दो डाइपोल आपस में एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लेटस से ये एक डाइपोल है P1, वेक्टर के साथ दिखा दे रहे हैं, और यहां पे कोई एक डाइपोल है P2, और ये हो गया वेक्टर R, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब मेरा कहना है कि मेरा मन कर रहा है कि ये जो डाइपोल P2 है ये P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है ना। डाइपोल P2 is in fact present in the electric field of P1 डाइपोल। इनफैक्ट वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में P1 है और वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा। ये लाइन जो हम बोले, ये जो लाइन जो हम लिखे, ये क्यों लिखे? क्योंकि हम पढ़े थे ना कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल अगर रखा होता है, ठीक है, डाइपोल, तो उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पी डॉट ई। तब तो उस लॉजिक से P1 डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में P2 है, तो तब पक्का यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए P2 के पास। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन the electric field of P1 dipole and P2 dipole, there must be potential energy। इनफैक्ट नाम क्या होना चाहिए? इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? दोनों डाइपोल के इंटरैक्शन की वजह से there must be interaction potential energy in the stored in the surrounding electric field। और सराउंडिंग रीजन बोल सकते हैं। ये सारी बातों का चर्चा पहले भी हो रखा है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि चूंकि P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में P2 प्रेजेंट है, तो पक्का P2 पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू इट्स इंटरैक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1। तो इसको हम शॉर्ट में ये भी तो बोल सकते हैं कि P1 और P2 एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इस इंटरैक्शन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी है जो हिडन फॉर्म में स्टोर्ड है। और कहां स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, वही चीज हम ऐसे लिखे हैं। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पॉइंट से हम न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ा जाए, बताइए तो P1 डाइपोल की वजह से यहां पे P2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1
द लोकेशन ऑफ P2 क्या होगा, इसी को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, ये क्या होगा, याद कीजिए ये पहले भी डिराइव कर चुके हैं, K/R³ 3 इस P का वेक्टर P1 डॉट R कैप माइनस P1 वेक्टर, इस तरह से याद कीजिए, एक बार डिराइव किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। तब तो अगला स्टेप हम क्या लिखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ डाइपोल्स क्या लिखा जा सकता है, माइनस P2 डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ P2 दैट इज ड्यू टू P1, तो माइनस P2 वेक्टर डॉट, अब अंदर में क्या है, K/R³ 3 P1 डॉट R कैप माइनस P1 वेक्टर, ये होगा। इसको ओपन किया जा सकता है, देखिए पहला टर्म क्या आएगा, -3 K/R³ P1 डॉट R कैप, ये वाला टर्म P1 डॉट R कैप, और ये माइनस P2 है ना, तो माइनस तो लिख ही लिए, P2 डॉट इसके साथ आएगा डॉट, ये R का वेक्टर जो बचा हुआ है ये इसके साथ P2 का डॉट होगा, तो क्या लिखाएगा, P2 डॉट R कैप, ये माइनस माइनस प्लस P2 K/R³ P1 डॉट P2, तो क्या लिखेंगे, K/R³ P1 डॉट P2 वेक्टर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू डाइपोल्स ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन देम, ये है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये कहां स्टोर है, सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर फॉर्म में जब आपको डाइपोल्स दे देगा और दोनों के बीच का सेपरेशन वेक्टर दे देगा ये, तो आप तुरंत ही इस तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल in the presence of another dipole, ठीक है। देखिए ये रहा डाइपोल P1, इसकी वजह से मान लीजिए यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है P2, ये है R वेक्टर, देखिए टॉर्क ऑन P2 डाइपोल ड्यू टू P1 डाइपोल कैसे लिखेंगे, तो P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P2 के पास, तो हमें पता है ना P2 क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, P क्रॉस E, याद है ना, टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, P क्रॉस E। तो अब यहाँ पे P2 है, तो यहाँ P के बदले P2 लिखेंगे, क्रॉस E के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 लिखेंगे यहाँ पे, और P2 क्रॉस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू P1 क्या होगा, K बाई आर क्यू 3 P1 डॉट आर कैप माइनस P1 वेक्टर। अब इसको ओपन किया जाए, देखिए ओपन कीजिएगा, साफ साफ देखिए P2 का क्रॉस जो होगा इस आर कैप के साथ होगा, तो क्या लिखाएगा 3K बाई आर क्यूब P1 डॉट आर कैप P2 क्रॉस आर कैप। ये पहला टर्म हुआ। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस है यहां पे, P2 क्रॉस P1 वेक्टर। ये हो गया टॉर्क का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कस करना कि एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है। तो ये सारा पॉइंट क्या डिस्कस हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल kept in an external electric field, external electric field। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, तो फोर्स तो जीरो था, ये प्रूफ हो ही गया था डाइपोल पे लास्ट क्लास में। एक जनरल केस लेते हैं, मान लीजिए एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा कहना है कि यहीं पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। डाइपोल तो बहुत छोटा सा होगा दिखने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरे कलर से दिखाते हैं कि डाइपोल जो है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी हम डाइपोल को यहाँ पे बड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा डाइपोल नहीं होता है, डाइपोल इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, डाइपोल का तो प्लस क्यू चार्ज पे यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा ना, इधर टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड at the location of plus q, कितना चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड at the location of plus चार्ज, ऐसे लिखेंगे वेक्टर के साथ। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस q चार्ज ऑफ डाइपोल, q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ प्लस q चार्ज, इसलिए सबस्क्रिप्ट में प्लस लगा है। सिमिलरली माइनस q जो यहाँ पे चार्ज है, माइनस q, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा, इस पे किधर लगेगा, पीछे लगेगा। कितना तो लगेगा माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ माइनस चार्ज। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन डाइपोल बराबर क्या लिखेंगे, क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई माइनस, ध्यान दीजिएगा Q को कॉमन ले लिए, E प्लस वेक्टर माइनस E माइनस वेक्टर, ये माइनस और प्लस जो है ना सबस्क्रिप्ट है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज, और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज। अब ध्यान दीजिए इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, जानबूझ के जो डाइपोल का जो चार्जेस का सेपरेशन है D, उससे डिवाइड करते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आया, Q इंटू डी क्या आता है, डाइपोल, और ये क्या है E प्लस माइनस E माइनस डिवाइडेड बाई D। देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, E प्लस वेक्टर माइनस E माइनस वेक्टर। चूंकि डाइपोल का जो ये लेंथ होता है D, ये बहुत छोटा होता है, इनफाइनाइटेसिमल होता है, सिंस D is infinitesimal, so we can replace D with DL, और DL क्या है, here DL represents a small displacement or length along the डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल का डायरेक्शन जिधर है ना, उसी डायरेक्शन के लॉन्ग, जैसे देखिए वो प्लस क्यू चार्ज जो है और जो माइनस क्यू चार्ज जो है उसको हम देखिए यहां बताएं तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है D, ये D इतना छोटा होता है टेंडिंग टू जीरो कि हम इसी D को, D इज ए स्मॉल लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इसी लेंथ को हम DL भी बोल सकते हैं, DL स्मॉल लेंथ, ठीक है DL। तो हम लिख देते हैं यहां DL। तो ये क्या बन गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था E प्लस वेक्टर और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था E माइनस वेक्टर। तो E प्लस वेक्टर E माइनस वेक्टर डिवाइडेड बाई DL क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द स्मॉल लेंथ अलोंग द डाइपोल। नहीं हो गया, E प्लस माइनस E माइनस, ए स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ए स्मॉल चेंज डिवाइडेड बाई द लेंथ अक्रॉस विच चेंज हैज हैपेंड। तो डेल E बाई डेल L हो गया ना, और बाहर क्या बैठा हुआ है P। तो शॉर्ट में बोला जाए तो फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो गया, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डेल E क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये डिफरेंस जो अकर हुआ है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस और E माइनस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने लेंथ के क्रॉस ये डिफरेंस आया है, DL। तो तब तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय DL क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डाइपोल। हो गया ना, ये समझने वाली बात है, मैथ्स है। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन डाइपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अब आते हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने अभी डिराइव किया है कि नेट फोर्स अपॉन डाइपोल
का एक्सप्रेशन क्या होगा, डेल ई बाई डेल एल। शॉर्ट में कहा जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसको हम लिख ही देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव of the electric field with respect to displacement along the length of the dipole। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से लेना देना नहीं है उसका। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज है डेल ई क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल ई। व्हाट डज दिस डेल ई रिप्रेजेंट्स, change in electric field vector, change in electric field vector when one moves from negative charge to positive charge ऑफ डाइपोल। उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है उस चेंज के अलोंग फोर्स लगता है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं लग रहा है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज जो हो रहा है उसके अलोंग लग रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए डाइपोल जो है एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q के प्रेजेंस में रखा हुआ है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल को डायरेक्शन वाइज दिखा दें, ऐसे। ठीक है, तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। एक बात बताइए, Q की वजह से जो निगेटिव चार्ज के पास जो फील्ड होगा Q की वजह से वो तो ज्यादा होगा ना, होगा कि नहीं ज्यादा। Q की वजह से नेगेटिव चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा होगा। ठीक है, और Q की वजह से जो प्लस चार्ज के पास जो फील्ड होगा वो थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता है। तो कैपिटल Q की वजह से जो डाइपोल का जो टेल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जो डाइपोल का जो हेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, तो हमको करना क्या था कि प्लस चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो माइनस चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिफरेंस ही ना ये डेल ई वेक्टर है। तो जिधर ये डेल ई वेक्टर होगा, जिधर ये चेंज इन वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर ही चार्ज कैपिटल Q की वजह से डाइपोल पे फोर्स लगेगा। तो अच्छा ध्यान दीजिए, तो चेंज कैसे निकालते हैं, इस डेल ई में चेंज कैसे निकालते हैं। पहले ई प्लस वेक्टर लिखते हैं घटे ई माइनस वेक्टर लिखते हैं, यही ना डेल ई है एज पर आवर डेफिनेशन जो हमने यूज किया है। तो बताइए, तो ई प्लस तो छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज और ई माइनस तो बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये क्वांटिटी क्या आने वाला है इस केस में, इन दिस केस दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। अच्छा, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा डाइपोल पे जो शॉर्ट में फोर्स लगेगा, अब हम बाकी चीजें मिटा रहे हैं। ठीक है,
डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो आगे डायरेक्शन में नहीं लगेगा बल्कि पीछे डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स। और लॉजिकली भी ये चीज आप देख सकते थे, माइनस चार्ज नजदीक है प्लस क्यू चार्ज के, तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और प्लस चार्ज जो है डाइपोल का दूर है तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो अट्रैक्टिव होगा, दैट इज टुवर्ड्स कैपिटल क्यू होगा। यही चीज इस लॉजिक से भी आया है। इनफैक्ट मुझे इस लॉजिक को भी ज्यादा दिखाना है, क्योंकि इस लॉजिक का सहारा लेके हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे। तो ये दिखाना था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है डाइपोल पे वो डेल ई वेक्टर के डायरेक्शन के लॉन्ग है, नहीं ना कि ई वेक्टर के लॉन्ग। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये रहा प्लस कैपिटल क्यू और यहां पे डाइपोल को ऐसे रख दिया गया है, ऐसे। ठीक है, और अब मुझे फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो क्लियर है बाबू कि प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से यहां पे डाइपोल के प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना। अब इसको मिटा देते हैं, रेडियल डायरेक्शन में ऐसा है। अच्छा, और प्लस क्यू की वजह से माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, फिर वैसे ही करेंगे, इस तरह से रेडियल लाइन बनाएंगे और यहां पे ऐसे दिखाएंगे। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से डाइपोल के प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और डाइपोल के माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ऑफ कोर्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस क्यू से सेम दूरी पे है ना, ये दोनों एंड्स। अब मुझे करना क्या था, याद कीजिए, ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, ई प्लस वेक्टर से। क्यों प्लस, क्यों? क्योंकि ये डाइपोल के प्लस चार्ज के पास का इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे ही इसको किससे रिप्रेजेंट करें, ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड से। मुझे डाइपोल पे लगने वाले फोर्स को कैसे पता करना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो चेंज कैसे निकालते हैं, ई प्लस माइनस दिस। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस माइनस ई माइनस वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ प्लस चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ माइनस चार्ज, यही ना डेल ई वेक्टर था, याद कीजिए। तो अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ माइनस चार्ज है उसको हम ई माइनस को पहले पलटा देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस चाहिए मुझे ई प्लस के साथ घटाना है, तो इस वेक्टर को पहले उल्टा करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इस ई माइनस वेक्टर को यहां पे ऊपर शिफ्ट करते हैं, ऊपर, तो इस तरह से दिखाई देगा। इसको हम यहां शिफ्ट कर दिए वेक्टर को, पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ऊपर शिफ्ट कर दिए। अब क्या करेंगे कि उसको रिवर्स करेंगे, मतलब ये जो ई माइनस वेक्टर है ना इसको रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ई प्लस में मुझे क्या चीज को, इस तरह से देख लीजिए आप, मुझे ई प्लस वेक्टर में ऐड करना है किसको, माइनस ऑफ ई माइनस वेक्टर। तो इस ब्लू वेक्टर को हम रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो ऐसा आएगा, ऐसा। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ ई माइनस वेक्टर, और दोनों ये और ये स्ट्रेंथ वाइज तो सेम ही था ना,
तो रिजल्टेंट किधर आएगा बाबू, रिजल्टेंट किधर आएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट सीधे ऐसे आएगा। शॉर्ट में निचोड़ क्या है कि अगर डाइपोल ऐसे रखा जाए तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, डाइपोल पे इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट केसेस लीजिए और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस लॉजिक से, इस चीज पे फोकस करके, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेटर से एक रिंग है और रिंग के ये रिंग का वो पोर्शन है जो आपकी तरफ है, ये रिंग का वो साइड है जो आपकी तरफ है, निकला हुआ ऐसे। ये जो रिंग है ये एक्चुअल में ऐसे है, रियल लाइफ में ऐसे। तो जो ये पोर्शन है वो आपकी तरफ है। रिंग के एक्सिस के लॉन्ग ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक डाइपोल रख दिया गया, एक डाइपोल रख दिया गया जिसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू p है, p। इस पे डाइपोल किस लेंथ के लॉन्ग रखा गया है, डाइपोल जिस लेंथ के लॉन्ग रखा गया है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल जो होगा वो क्या था, P डेल E बाई डेल एक्स डेल एल। लेकिन डेल एल जो है अभी फॉर्चुनेटली जो डाइपोल का जो लेंथ है ना वो फॉर्चुनेटली अभी किस लेंथ के लॉन्ग है, dx लेंथ के लॉन्ग है। तो इसको हम फॉर्चुनेटली क्या बोल सकते हैं, P डेल E बाई डेल एक्स, बिकॉज हियर डेल एल इज इक्विवेलेंट टू डेल एक्स। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a circular ring carrying charge capital Q at a distance x along the axis। एक रिंग की वजह से जिस पे कैपिटल Q चार्ज है, इस रिंग की वजह से एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस पे फील्ड क्या होता है, बताइए फील्ड क्या होता है। तो फील्ड होता है K कैपिटल Q इंटू एक्स बाई रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। रेडियस ऑफ द रिंग ये रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एक्स कैप भी है या आई कैप बोल दीजिए बहुत माने तो डेल ई बाई डेल एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोशिएंट रूल। माइनस एक्स इंटू 3/2 इंटू 2x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसको थोड़ा सा साफ साफ देखिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने तो सिंपली डिफरेंशिएशन किया है, के क्यू बाहर आ गया तो मैंने क्या किया है, डेल ई बाई डेल एक्स, यही ना किया है, और आई कैप ये रहा। यहां क्या हो जाएगा, के क्यू यहां क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन के कैपिटल क्यू कॉमन क्या निकलेगा,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये कॉमन निकलेगा, अंदर में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 कटा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ये कितना निकल के आया, के क्यू आर स्क्वायर प्लस, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे 3 है तो सीधे नीचे ही भेज देते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और ऊपर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये हुआ एक्सप्रेशन, किस चीज का एक्सप्रेशन हुआ, डेल ई बाई डेल एक्स का ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, अब हम इसी एक्सप्रेशन को यहां डालेंगे और नेट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनल रिजल्ट भी लिख ही देते हैं। देन नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी P डेल ई बाई डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा रिजल्ट, K Q P बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और इधर हो गया आई कैप। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल will become null vector हो जाएगा कब, if r square minus 2x square is equal to 0. This implies that x is equal to r by root 2. तो आप क्या डिड्यूस किए कि जब सेंटर ऑफ द रिंग से r by root 2 डिस्टेंस पे डाइपोल के मिड पॉइंट पर रख दीजिएगा इस तरह से, तो डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आया। अच्छा, एक और चीज, अगर इफ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन f will be in which direction, will be in positive x direction, होगा ना। देखिए, तो ये होने के लिए क्या होना चाहिए कि आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2x स्क्वायर, यानी x शुड बी लेस देन r बाई रूट 2। अगर r बाई रूट 2 से कम है x की दूरी, x क्या था, डाइपोल की दूरी, अगर डाइपोल की दूरी सेंटर से r बाई रूट 2 से कम है तो फोर्स जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगेगा। और अगर इफ r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन r स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट x is greater than r by root 2, मतलब डाइपोल की दूरी सेंटर से r by root 2 से अगर ज्यादा है, then net force on dipole will be in negative x डायरेक्शन। ये सब एनालाइज करने वाली बातें हैं, इस तरह से आप बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ड्यू टू अनदर डाइपोल। देखिए कुछ स्पेशल केसेस पे हम डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम बढ़ेंगे एकदम जनरल केस की ओर। तो अभी हम स्पेशल केस का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कि लेट अस से एक डाइपोल है P1, ठीक है, और ये हो गया कौन सा डायरेक्शन, along द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, इसको आप बोल दीजिए एक्स एक्सिस, और ये हो गया डायरेक्शन along द परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ठीक है। अब देखिए एक डाइपोल है जो P1 डाइपोल के प्रेजेंस में सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस पे यहां है रखा हुआ, ठीक है। अब उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां है एक डाइपोल P2। आप ही बताइए जो सेंटर ऑफ द P1 डाइपोल से जो वेक्टर निकला है सेंटर ऑफ द P2 डाइपोल के तरफ, उसको आप क्या बोलेंगे, आर वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये यहां से जो निकला है कहां तक गया है, यहां तक, ये क्या वेक्टर हो गया, आर वेक्टर। और आर वेक्टर जो है डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, 0। याद कीजिए ना, डाइपोल ऐसा होता था और आप यहां पे चर्चा किया करते थे, तो ये आर वेक्टर होता था और ये एंगल थीटा होता था। इस लॉजिक से अभी ये आर वेक्टर डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है इस केस में। अच्छा, ये सारी बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबका जरूरत पड़ेगा, अभी ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल P1 at any general location r, थीटा क्या होता है, 2kp cos थीटा बाई r क्यूब r कैप प्लस kp sin थीटा बाई r क्यूब थीटा कैप। अगर याद हो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करते थे हम लोग, ठीक है, r दूरी पे यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इसको ई थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। जो ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो ये है ई आर, और ये जो है यही तो क्या है, ई थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 अगर लिखना हो तो यहां P1 होना चाहिए। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1 के प्रेजेंस में P2 रखा हुआ है, तो P2 पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन P2 ड्यू टू P1 क्या होगा, इसको आप सिंबल F से रिप्रेजेंट कीजिए, F वेक्टर से। तो क्या होगा, F वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो क्या, याद कीजिए कैसे डाइपोल पे लगने वाला फोर्स लिखाता है, P2 इंटू डेल E बाई डेल L। ये डेल L किसके अलोंग का डिस्प्लेसमेंट है, जिधर डाइपोल रखा हुआ है P2 उधर का डेल L है। तो इस केस में क्या कहानी है, ये जो डेल L है इनफैक्ट del L is in the डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में। क्यों, आर कैप भी तो बाबू इधर ही है ना अभी प्रेजेंट केस में, ये आर वेक्टर है आर, तो आर कैप डायरेक्शन के अलोंग ही ना ये डेल एल वेक्टर है। डेल एल इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डाइपोल। तो ये वाला बात इंपॉर्टेंट है।
तो फोर्स एक्टिंग ऑन P2 डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ P1 डाइपोल ये है। तो अब देखिए P2 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहा P1 की वजह से, तो उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू R, ठीक है ना। डेल L इज इक्विवेलेंट टू डेल R, है ना, क्योंकि इसी जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग डाइपोल P2 जो है वो तो इनफैक्ट dr के ही ना बराबर है। r के अलोंग छोटा डिस्प्लेसमेंट ही तो ये डेल L है, तो dr भी तो बोल सकते हैं। तो P डेल E बाई डेल R लिख सकते हैं ना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ये बोलिए या ये बोलिए, इक्विवेलेंट है। यहां तक का बात आप आराम से समझ लीजिए। तो बात कहां पे आके फंसी है कि मुझे क्या निकालना है, डेल E बाई डेल R, ठीक है। क्या पता करने के लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल P2। तो चलिए वो कहानी करते हैं। डेल E पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू R, ठीक है। तो यहां देखिए पहला टर्म का डिफरेंशिएशन डो बाई डो R किस चीज का, 2kP1 cos थीटा बाई R क्यूब, साथ में वेक्टर तो रखना ही है R कैप, फिर दूसरा प्लस फिर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू R किसको, kP1 sin थीटा बाई R क्यूब थीटा कैप, ठीक है। ये क्या आया, पहला टर्म क्या आएगा डिफरेंशिएट होके 2kP1 cos थीटा इनफैक्ट r की पावर 3 नीचे है, तो r की पावर -3 का डिफरेंशिएशन ही ना, ये r की पावर -3 बनेगा ना, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, -3 r की पावर -4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये चीज हम यहां रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा -6 kp cos थीटा बाई r की पावर 4, साथ में क्या है r कैप, और फिर अब यहां आते हैं डिफरेंशिएशन करके, ये क्या होगा, फिर r की पावर -3 का ही ना डिफरेंशिएशन है, तो क्या आएगा -3 kP1 sin थीटा बाई r की पावर 4, और थीटा कैप डायरेक्शन हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। अब मुझे इस डाइपोल पे लगने वाला फोर्स का एक्सप्रेशन चाहिए। तो अब देखिए डेल E बाई डेल R हो चुका है, लेकिन डेल E बाई डेल R का वैल्यू कब चाहिए था, जब इस थीटा का वैल्यू, देखिए ना ये जो R है, ये R है, ये डाइपोल के साथ, ये डाइपोल हुआ और इसके साथ जो ये R है कितना एंगल बना रहा है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इस थीटा का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में 0 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखिए, और दूरी तो हम बोले ही थे कि P1 P2 के बीच का दूरी क्या है, R है। तो क्या हो जाएगा -6 kP1 cos 01 हो गया बाई r की पावर 4 r कैप, ये क्या हो जाएगा -3 kP1 बाई r की पावर 4 sin 0, तो 0 हो जाएगा ना, 0 थीटा कैप। तो शॉर्ट में ये आया -6 kP1 बाई r की पावर 4 r कैप, ये हो गया डेल E बाई डेल R। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए, फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे ये P2, तो P2 और साथ में ये, तो माइनस P2 के साथ ये मल्टीप्लाई कीजिए ना, सीधे क्या आएगा -6 kP1 P2 बाई r की पावर 4 r कैप।
माइनस क्या बताता है, माइनस आर कैप, कि डाइपोल P2 पे आर कैप के अलॉन्ग फोर्स नहीं लग रहा है, माइनस आर कैप के अलॉन्ग लग रहा है, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स P1, P1 डाइपोल की तरफ इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इसीलिए माइनस आर कैप। और लगना भी चाहिए ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी। कॉमन सेंस की बात है कि P2 डाइपोल पे फोर्स इधर ही लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए? तो यहां देख लीजिए, यहां दिखा दें हम। यहां अगर डाइपोल P2 है तो यहाँ प्लस चार्ज है डाइपोल का, यहाँ माइनस चार्ज है, तो माइनस ज्यादा नजदीक है ना इस, और यहाँ P1 का प्लस चार्ज है और ये माइनस है, प्लस और माइनस ज्यादा नजदीक है ना, तो नेट अट्रैक्शन ही ना होगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, डाइपोल P2 पे किधर फोर्स लगेगा, पीछे की ओर ना, तो वही देखिए माइनस आर कैप ये हुआ। एक दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। ये रहा डाइपोल P1 और 90 डिग्री पे यहां पे एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है P2, ठीक है। ये हो गया R और ये एंगल कितना हुआ वो तो साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है। एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहां है, फोर्स एक्टिंग ऑन P2 डाइपोल ड्यू टू P1 डाइपोल क्या होगा, क्या होगा, तो होगा P2 इंटू डेल E बाई डेल L। ये डेल L क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P2 डाइपोल। तो P2 डाइपोल के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट किधर है, डेल L किधर है, डेल L इधर है बाबू, ये है डेल L। ये इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन के अलोंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते थे, अगर ये R है, याद कीजिए, यहां देखिए ये R है और ये जनरल एंगल बोल देते हैं थीटा, तो इधर जो हम जाएंगे इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ऐसे जाइए, ये हो गया छोटा एंगल d थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप डेल L बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये डेल L जो है किसके बराबर है, R d थीटा। ये जो डेल L है किसके बराबर है, R d थीटा। d थीटा इज ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो तब तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस केस के लिए डाइपोल P2 पे जो फोर्स लग रहा है क्या लिखेंगे, डेल E बाय डेल L के बदले क्या लिखेंगे, R डेल थीटा। चलिए अब कहानी की शुरुआत हो गई है। P2 अब यहां पे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। पहला टर्म जो है उसका डेरिवेटिव डो बाई डो थीटा, बाहर R होगा, ऑफ ये कौन सा टर्म 2kp1 cos थीटा बाई R क्यूब R कैप, फिर दूसरा टर्म प्लस डो बाई R डो थीटा, डो बोलिए डेल बोलिए जो बोलना, देखिए ये जो डेल है ना, डेल उसी को कुछ लोग डो भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा kp1 साइन थीटा बाई R क्यूब, थीटा क्या, चलिए तो क्या हुआ,
जो चीज है कांस्टेंट उसको बाहर लाइए तो क्या है, के P1 P2, देखिए आर क्यूब तो थीटा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा ना, तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा, आर क्यूब और आर की पावर 4 हो जाएगा, तो अंदर में क्या होगा 2, ये आर क्यूब को बाहर ले आइए क्योंकि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के लिए ये थीटा वेरिएबल है ना, तो 2/r की पावर 4 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा होता है cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और साथ में क्या है आर कैप। अच्छा इधर का लिखिए, इधर का आर क्यूब और आर बाहर आ जाएगा तो 1/r की पावर 4, के P1 और के P1 तो हम बाहर ले ही आए थे, कितना हो जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है cos थीटा, थीटा कैप, ये हो गया फोर्स। अब बताइए ये तो एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन यहां पे थीटा का वैल्यू है कितना π/2, आर का वैल्यू तो आर है ही, तो फोर्स कितना हो जाएगा के P1 P2 2/r की पावर 4, थीटा का वैल्यू π/2 रखिए तो कितना हो जाएगा माइनस आर कैप, थीटा का वैल्यू यहां π/2 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 थीटा कैप, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आया -2 के P1 P2 बाय r की पावर 4 आर कैप। फोर्स का डायरेक्शन देखिए किधर आ रहा है माइनस आर कैप डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा माइनस आर कैप डायरेक्शन किधर है, बाकी चीजों को यहां मिटाते हैं, ये सब चीजें ये रहा, ये सब मिटाते हैं, ठीक है, ये चीजें। और अब आप बताइए कि ये था आर वेक्टर ऐसे, तो माइनस आर कैप किधर होगा, अलग डायरेक्शन अलग कलर से दिखाते हैं, माइनस आर कैप किधर होगा नीचे की तरफ होगा माइनस आर कैप, क्यों, क्योंकि आर कैप जो है यहाँ पे प्लस आर कैप ये ऊपर की ओर है, आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वही ना आर कैप है, तो माइनस आर कैप नीचे की ओर होगा, मतलब इस डाइपोल पे नेट फोर्स नीचे की तरफ ऐसे ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एक डाइपोल P1 के प्रेजेंस में जो यहां पे रखा हुआ एक डाइपोल P2 है, इस पे फोर्स किधर लगा है, इस पे फोर्स किधर लगा है नीचे की ओर, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज की फोर्स किधर लगेगा P1 की वजह से P2 पे, या आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, P1 का प्लस इधर है, P1 का माइनस इधर है, P2 का प्लस इधर है, P2 का माइनस इधर है, ठीक है। और एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सच पेयर ऑफ प्लस एंड माइनस चार्जेस कैसा होता है, मतलब इस तरह से होता है ना, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, प्लस से ऑरिजिनेट और माइनस पे टर्मिनेट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे है P2 का माइनस चार्ज, तो माइनस पे किधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में, ऐसे माइनस पे तो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, और यहां है प्लस डाइपोल का प्लस, प्लस पे कैसा लगेगा इधर, देखिए प्लस पे किधर लगेगा फोर्स
इधर लगेगा ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना ब्लू से जो बनाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैसा था ना। तो अब आप ही देख लीजिए कि दो फोर्सेस जो है प्लस और माइनस पे, प्लस पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है और माइनस पे जो लग रहा है वो ये है। बताइए तो दोनों को यहाँ अलग से बना लीजिए, ऐसे और ऐसे, तो रिजल्टेंट वो ऐसे ही ना आएगा। तो इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ऐसे ही ना आएगा। तो आप लॉजिकली भी फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया स्पेशल केसेस। अब हम जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल पे चर्चा करेंगे।